कांग्रेस और विरोधी दलों से जाति जनगणना का क्रेडिट छीन लेने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो इसको समझने के लिए गहराई से उतरना भी होगा और ज्यादा नहीं, हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक आपको उसका पूरा समीकरण समझाएंगे, जहां वोटर्स ने बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया और इसके पीछे वजह थी लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर विपक्ष के बनाए नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी की रणनीति। बीजेपी ने काफी तैयारी के साथ अपना कोर्स करेक्शन किया और इसी की मिसाल थी कि हरियाणा में 20% एससी कोटा लागू किया गया और ये सब करके बीजेपी ने अपनी इमेज ऐसी बनाई कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और अब आरक्षण को लेकर विपक्ष जिस जाति जनगणना का सबसे बड़ा दांव चलता आ रहा था, वो मुद्दा भी बीजेपी ने पूरी तरीके से छीन लिया। अब इसका असर कितना बड़ा होगा, इसको समझने के लिए जाति का गणित देखिए। माना जाता है कि देश में 30% आबादी जनरल कास्ट है, 25% शेड्यूल कास्ट यानी एससी। इसी तरह अनुमान है कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी करीब 9% है और 36% के आसपास ओबीसी जातियां। हालांकि ये सभी आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में जाति आधारित आंकड़े कभी जारी ही नहीं हुए। 2010 में यूपीए के दलों ने जाति जनगणना कराने की मांग की और इसके बाद वीरप्पा मोइली के सुझाव को प्रधानमंत्री कार्यालय ने रजिस्ट्रार जनरल और सेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास आगे बढ़ा दिया। यहाँ इस सुझाव को खारिज कर दिया गया और इससे पहले मई 2010 में आरजेडी, सपा, डीएमके, जेडीयू और ओबीसी समुदाय से आने वाले बीजेपी के कुछ सांसदों ने जाति जनगणना कराने की मांग की थी। इन दलों की इस मांग पर तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद को बताया था कि जाति जनगणना कराने में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की पेचीदगियां हैं और व्यवहारिक दिक्कतें हैं। चिदम्बरम ने संसद को जाति जनगणना और जनगणना के बारे में फर्क भी समझाया। उन्होंने बताया था कि 21 लाख जनगणना कर्मियों में ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं और उन्हें जाति जनगणना कराने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। चिदम्बरम की दलीलों और तर्कों से यूपीए के ही दल सहमत नहीं हुए। वो सरकार पर दबाव बनाते रहे। उनका यह दबाव रंग लाया और फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में जीओएम यानी कि एक मंत्री का समूह का गठन किया और इस मंत्री समूह को जिम्मेदारी दी गई कि वो देखें कि जाति जनगणना कराई जा सके या नहीं कराई जा सकती, इसके पीछे की वजह समझें। अब कुछ समय बाद इस जीओएम ने सरकार को अपने सुझाव भेजे और इस सुझाव पर कैबिनेट ने सितंबर 2010 में अलग से एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला किया। अब इस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC पर करीब 4,900 करोड़ रुपए खर्च हुए। ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 2016 में इस डेटा को सार्वजनिक भी किया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इसमें जाति जनगणना का डेटा को शामिल नहीं किया गया। जाति जनगणना के कच्चे डेटा को सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास भेज दिया और इस विभाग ने जाति जनगणना का वर्गीकरण करने और श्रेणी बनाने का जिम्मा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को सौंप दिया और इसके लिए पनगड़िया के नेतृत्व में एक और एक्सपर्ट ग्रुप का गठन भी हुआ। और इस एक्सपर्ट ग्रुप ने क्या किया और कौन से सुझाव दिए, ये अभी भी सार्वजनिक नहीं हुए और अब राहुल गांधी इसी को लेकर माफी मांग रहे हैं, क्योंकि राहुल को यह पता चल चुका है कि अगर कांग्रेस की खोई साख वापस लानी है तो फिर खोया जनाधार वापस लाना होगा और उस जनाधार का सबसे बड़ा आधार है ओबीसी वोटर्स, जो या तो बीजेपी के पाले में हैं या फिर कांग्रेस के खेमे में बैठे उनके सहयोगियों के पाले। इसीलिए राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना का मुद्दा उछाल रहे हैं ताकि वो हिंदुओं के सबसे बड़े वोट बैंक यानी कि ओबीसी को पूरे तरीके से अपने साथ ला सके। और जाति जनगणना तो इसकी शुरुआत भर है। आंकड़े सामने आने के बाद अगली लड़ाई होगी आबादी के लिहाज से भागीदारी की और यह भी तय है कि धुन के पक्के राहुल इसे आसानी से जाने नहीं देंगे।
फिर चाहे नुकसान उनके कथित अपनों का ही क्यों ना हो। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत वाणी। नमस्कार।